लिक्विड मोबाइल फेज डाल रहे हो। यानी जब जब हम कॉलम के बारे में बात करेंगे, स्टेशनरी फेज हमारी सॉलिड रहने वाली है एंड मोबाइल फेज मस्ट बी लिक्विड। आओ समझते हैं इस बार हम इसका प्रोसीजर क्या होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आप सभी की पढ़ाई अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। 7th सेमेस्टर के बच्चों का पूरा सिलेबस खत्म हो गया है और अभी मैं उनके लिए लेकर आ रही हूँ क्वेश्चन बैंक्स। एंड जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि ये जो क्वेश्चन बैंक्स मैं ला रही हूँ, These question banks are very 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 important to all of you, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल आने के चांसेस 100% हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हर यूनिट के मैं 10 ऐसे क्वेश्चंस ला रही हूँ जो आपके लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस को सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, मैं उनके प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी आपको समझा रही हूँ। प्रॉपर कॉन्सेप्ट विद प्रॉपर आंसर विद प्रॉपर नोट्स। तो इसके बाद अब आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तुमको क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगी, उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं वो मैं बताऊंगी, उसके आंसर में लिखना क्या है वो मैं बताऊंगी, और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है वो भी मैं बताऊंगी। और यहाँ ये जो जितनी पीडीएफ्स हैं ये सब आपको मिल जाएंगी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस करना क्या है, इसी वीडियो के नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको सारी पीडीएफ्स मिल सके, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, गेम चेंजिंग हो सकता है आपके लिए। इससे पहले मैं आपके 2 यूनिट्स का क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी लेकर आ चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 का क्वेश्चन बैंक। यूनिट 3 के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस 100% हो जाते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट्स में ट्राई करूंगी कि एक एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हो। उसके अलावा अगर आप 7th सेम में हो तो अपने क्लास ग्रुप में अपने क्लास दोस्तों तक जरूर से शेयर करिएगा। एंड अगर आप उनके जूनियर हैं या सीनियर हैं तो उनको भी जरूर से शेयर करिएगा ताकि उनके लिए भी ये चीजें बेनिफिशियल हो सके। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन बैंक। यहाँ पे आज हम पर्टिकुलरली यूनिट 3 करने जा रहे हैं और अगर अभी तक आपने हमारी फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो बेटा जरूर से करिएगा। प्ले स्टोर पर भी आप कर सकते हो और यहाँ पे स्कैन करके भी कर सकते हो। उसके अलावा आपको अगर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम अभी तक आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो करके रखिएगा, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स होती हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, क्लास नोट्स दिए जाते हैं, वो सब आपको यहाँ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर ही दिए जाएंगे। तो ध्यान से आपको इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मैम? फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि ये वाला सवाल आपका आना ही आना है एग्जाम में। अब इसको वो तुम्हें शॉर्ट में भी दे सकते हैं, लॉन्ग में मर्ज करके भी किसी के साथ दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं। मैंने तुम्हें ये सारी चीजें टेबुलर फॉर्म में समझाई है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इनको टेबुलर फॉर्म में बना के आओगे या फिर आप इनको क्लासिफाई करके आओगे इंडिविजुअल, दैट्स टोटली अप टू यू। टेबुलर फॉर्म में मैंने तुम्हें एक एक चीज प्रॉपरली समझाई है कि कौन सी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हैं। इनफैक्ट मैंने तुमको ये भी बता दिया है यहाँ पर कि इन पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या होगी और मोबाइल फेज क्या होगी। व्हाट इज अ स्टेशनरी फेज? मैम, जो एक जगह पर हमारे पास स्टेबल रहती है, जो एक टाइप से नॉन मूविंग फेज होती है, उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। अच्छा, मोबाइल फेज क्या होती है? मैम, मोबाइल फेज जो है ना वो आपकी एक टाइप की मूविंग फेज होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मूवमेंट होती रहती है, दिस इज अ काइंड ऑफ मूविंग फेज। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने टाइप की हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले मैम हमारे पास आती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले याद रखिएगा, हमारे पास माइकल स्वेट नाम के बॉटनिस्ट थे, रशियन बॉटनिस्ट। माइकल स्वेट ने सबसे पहले इस टेक्निक के बारे में बताया 1900 समथिंग में, और उन्होंने जिस टेक्निक पे पहला अपना एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कॉलम क्रोमेटोग्राफी पर ही किया। उन्होंने प्लांट लीव के एक्सट्रैक्ट्स लिए थे, उसने पेट्रोलियम के साथ, पेट्रोलियम ईथर के साथ में उसको कंबाइन किया था और उसके बाद में अपनी एनालिसिस स्टार्ट की थी। और ये पर्टिकुलर एनालिसिस उन्होंने कॉलम क्रोमेटोग्राफी के साथ की थी। तो ये पहली टेक्निक थी माइकल स्वेट ने जिसके बारे में हमें बताया था, जिसके बारे में एनालिसिस किया था। आपने अगर क्रोमेटोग्राफी में पढ़ा होगा तो ये बहुत डिटेल में पढ़ाया गया होगा। तो सबसे पहली टेक्निक और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो आती है दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में उन्होंने स्टेशनरी फेज क्या ली, कॉलम के अंदर मैम सैंड भरी हुई थी,
सॉलिड हो गया तो ये क्या काम कर रहा था मैम, ये आपका स्टेशनरी फेज के जैसा काम कर रहा था। तो जब जब हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे तब तब अगर आप स्टेशनरी फेज के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कैसा होगा मैम, स्टेशनरी फेज हमारा सॉलिड रहने वाला है, ठीक है। मोबाइल फेज कैसे रहने वाला है मैम, मोबाइल फेज वहां पे लिक्विड रहने वाला है, यानी कि कॉलम है, कॉलम के अंदर आपने सैंड भर दिया विच इज अ सॉलिड, ऊपर से आप कोई लिक्विड मोबाइल फेज डाल रहे हो। यानी जब जब हम कॉलम के बारे में बात करेंगे स्टेशनरी फेज हमारी सॉलिड रहने वाली है एंड मोबाइल फेज मस्ट बी लिक्विड। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बेटा तब काम करता है जब हमारे पास लिक्विड्स दिए होते हैं, सॉलिड्स के साथ में इनका काम नहीं होता, इनका काम होता है लिक्विड्स के साथ में। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जब जब होगा तो ये बेस्ड किस पे होता है मैम, इट इज बेस्ड ऑन पार्टीशन प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, कई बार तुमसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी पर्टिकुलर टेक्निक किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एंड यहाँ पर स्टेशनरी फेज भी हमारी लिक्विड होगी एज वेल एज बेटा मोबाइल फेज भी यहाँ लिक्विड होने वाली है। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जब भी आप देखेंगे, आपका स्टेशनरी फेज हो चाहे आपका मोबाइल फेज हो, दोनों के दोनों फेजेस कैसे फॉर्म में होंगे मैम, ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली अगर आप पेपर क्रोमेटोग्राफी देखोगे, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको दिखाया भी था, एक छोटे से बीकर में आपने क्या रखा मैम, उसमें हमने पेपर रखा, सेल्यूलोज फाइबर का बना हुआ हमारा पेपर होता है, उस पेपर पे स्पॉटिंग की जाती है और हमारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से क्रोमेटोग्राफी वहां पे एनालाइज होती है। अब ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वहां पर स्टेशनरी फेज कैसी होगी मैम, लिक्विड। इट कैन बी बेटा सॉलिड एज वेल। एक्चुअली यहाँ स्टेशनरी फेज पता है क्या होता है, जो हमारा पेपर होता है उस पेपर के अंदर जो अल्फा सेल्यूलोज होता है वो एक स्टेशनरी फेज के जैसा काम करता है, और मोबाइल फेज मैम, मोबाइल फेज तो डेफिनेटली लिक्विड होना ही होना है। ये स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट आता है बेटा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या फिर हम इसको टीएलसी भी बोल सकते हैं। अब टीएलसी में क्या होता है मैम, टीएलसी की जब जब आप बात करेंगे आपके पास एक छोटी सी टीएलसी की प्लेट होती है, जैसे हम क्रोमेटोग्राफिक प्लेट भी बोलते हैं। उस प्लेट पे हमें बेसिकली एनालिसिस करना होता है। उस प्लेट पे सिलिका जेल या एल्यूमिना की कोटिंग होती है। कोटिंग होने के बाद अपनी प्लेट को ओवन में रख के ड्राई किया जाता है, जिसे हम प्लेट का एक्टिवेशन भी बोलते हैं। प्लेट के एक्टिवेशन होने के बाद उस पर स्पॉटिंग करते हैं। स्पॉटिंग करने के बाद उसको हम पर्टिकुलरली कोई चैम्बर में डाल देंगे, जहां पे डालने के बाद क्या हो जाएगा मैम, हमें फाइनली अपना रिजल्ट मिलेगा। तो टीएलसी की जब जब हम बात करेंगे, यहाँ स्टेशनरी फेज आपकी लिक्विड सॉलिड दोनों ही प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन मोबाइल फेज याद रखना है, मोबाइल फेज लिक्विड फॉर्म में ही अवेलेबल होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे गैस के बारे में, तो गैस क्रोमेटोग्राफी बेटा दो टाइप की होती है। पहली गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, दूसरी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। याद रखना, अगर गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, जिसको हम शॉर्ट में जीएलसी भी बोलेंगे, इसमें हमारा मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज क्या होगा मैम, लिक्विड। मोबाइल फेज तो फिक्स ही है, गैस होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करेंगे गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी की, जिसे हम शॉर्ट में जीएससी भी बोलेंगे, यहाँ पे बेटा आपका जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड होगा। गैस लिक्विड था तो ये लिक्विड था, गैस सॉलिड था तो ये भी सॉलिड था। मोबाइल फेज परमानेंट, यहाँ दोनों केस में क्या रहने वाली है मैम, गैस रहने वाली है, ये परमानेंट होता है। लास्ट आती है बेटा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में यहाँ पर आयंस का सेपरेशन किया जाता है। इस पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में हमारी जो स्टेशनरी फेज होगी वो होगी सॉलिड फॉर्म में, एंड जो मोबाइल फेज रहती है वो रहती है हमारी लिक्विड फॉर्म में। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास कुछ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हो गई। इन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के क्या स्टेशनरी फेज होंगे, क्या मोबाइल फेज, ये सब मैंने बता दिया। और इन सब से किसी से भी तुम्हारा वेरी शॉर्ट बन सकता है, शॉर्ट बन सकता है। बहुत ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। डिफाइन रिटेंशन टाइम, आरएफ वैल्यू एंड रेजोल्यूशन। वेरी शॉर्ट में अगर आया तो इन तीनों में से इंडिविजुअली ये टर्म्स पूछे जा सकते हैं। मान लो पूछ लिया डिफाइन रेजोल्यूशन, डिफाइन आरएफ वैल्यू, इंडिविजुअली पूछा जा सकता है। कंबाइन पूछा जा रहा है तुमसे, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी। मतलब यहाँ ये एक ऐसी यूनिट चल रही है बेटा जहां से सवाल तुम्हारे लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं, कैसे भी सवाल आ सकते हैं। हमें हर चीज के लिए रेडी रहना है। और मैं तुम्हें हर एक चीज कैसे समझा रही हूँ, मैं एक एक चीज तुमको प्रॉपरली समझा रही हूँ लॉन्ग फॉर्म में, ताकि अगर शॉर्ट आए तो तुम बिल्कुल आसानी से शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लो, है ना। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को वाइंड अप करते हुए चल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास टर्म है रिटेंशन टाइम। मैम ये बता दीजिएगा जरा हमें, ये रिटेंशन टाइम क्या होता है, व्हाट इज दिस रिटेंशन टाइम। समझिएगा ध्यान से। रिटेंशन टाइम एक ऐसा टाइम है विच इज टेकन बाय अ कंपाउंड टू ट्रेवल फ्रॉम द इंजेक्शन पॉइंट टू द डिटेक्टर इन अ क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम।
मैम समझ नहीं आया बिल्कुल भी, चलो समझाती हूँ, आ जाओ। हमने क्या किया मैम, आपने स्पॉटिंग करी और आपने जैसे ही स्पॉटिंग करी आपने बेसिकली सैंपल को पोर कर दिया, यानी हमने जैसे ही सैंपल को इंजेक्ट किया अपने कॉलम के अंदर या जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं उसके अंदर, वहां से लेकर डिटेक्शन होने के बीच में, डिटेक्शन होने के बीच में जितना भी टाइम लगता है, यानी इंजेक्ट होने से लेकर डिटेक्ट होने के बीच में जितना भी पर्टिकुलर टाइम लगा, उस पर्टिकुलर टाइम को बेटा बोला जाता है रिटेंशन टाइम। बस ये याद रखिएगा, यानी सैंपल को इंजेक्ट करने से लेकर के उसको डिटेक्ट होने के बीच में उस कंपाउंड ने जितना भी ट्रैवल किया, इसमें जितना उसने टाइम टेकन किया, इस पर्टिकुलर टाइम टेकन को हमको क्या बोलेंगे मैम, हम रिटेंशन टाइम बोलेंगे, राइट। इट इज मेजर्ड इन मिनट्स और सेकेंड्स। अब उसको ट्रैवल करने में कुछ सेकेंड का टाइम भी लग सकता है बेटा, कुछ मिनट्स का टाइम भी लग सकता है, तो हम अपने रिटेंशन टाइम को सेकेंड्स में भी मेजर कर सकते हैं एज वेल एज अब हम उसको मिनट्स में भी मेजर कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसको मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली ईच कंपाउंड हैज अ यूनिक रिटेंशन टाइम। ऐसा नहीं होता कि रैंडम से कंपाउंड्स हैं उनका सेम टाइम होने वाला है रिटेंशन टाइम, नहीं, कंपाउंड अलग अलग होंगे तो उनका रिटेंशन टाइम भी अलग अलग होगा। किसी का रिटेंशन टाइम ज्यादा हो सकता है, किसी का रिटेंशन टाइम कम हो सकता है, तो इट ऑलवेज डिपेंड्स कि हमारा क्या रिटेंशन टाइम होने वाला है। सभी का एक यूनिक रिटेंशन टाइम होगा, हाँ बस ये बात अलग है कि ये कुछ फिक्स्ड कंडीशन पे डिपेंड करेगा, और इसी की वजह से हमें क्या हेल्प होती है मैम, आइडेंटिफाइंग द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को इजिली हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिटेंशन टाइम, कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का इतना रिटेंशन टाइम है, इसका इतना रिटेंशन टाइम है। यहाँ से इजीली आप अपने कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन ऑफ द कंपाउंड विद द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। ये हमारे पास इस पे भी डिपेंड करता है कि जो आप कंपाउंड डाल रहे हो वो स्टेशनरी फेज के साथ एंड मोबाइल फेज के साथ कितना इंटरेक्शन रख रहा है, कितनी एफिनिटी शो कर रहा है। अगर स्टेशनरी फेज के लिए ज्यादा एफिनिटी शो करेगा तो उसका इल्यूशन बहुत देर में होगा, अगर मोबाइल फेज की तरफ ज्यादा एफिनिटी शो करेगा तो उसका इल्यूशन बहुत जल्दी हो जाएगा, यानी उसका इल्यूशन टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि इसकी एफिनिटी कितनी है स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज के लिए, उसी पे डिपेंड करता है इसका रिटेंशन टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इनको रखना। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास में एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल मैम बता दीजिए। सबसे पहले तो इन HPLC यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इफ अ ड्रग एलिमेंट्स कम्स आउट at 5.2 minutes then its retention time is 5.2 minutes डन। तो 5.2 मिनट्स क्या हो जाएगा मैम, ये 5.2 इसका रिटेंशन टाइम हो जाएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट मैम, दैट इज ऑल अबाउट द रिटेंशन टाइम। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रहती है RF वैल्यू, ये सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। देखो हम अगर RF वैल्यू का फॉर्मूला निकालें तो RF वैल्यू मतलब क्या मैम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सोल्यूट फ्रंट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, है ना। तो हमारे पास क्या होगा मैम, ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट, यानी जो हमारा सोल्यूट है उसने कितनी डिस्टेंस चैम्बर में तय करी अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, जो हमारा सॉल्वेंट है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। दोनों से ही क्या आ जाएगा मैम, दोनों से ही हमारे पास में RF वैल्यू आ जाएगी। RF वैल्यू हमेशा कैलकुलेट की जाती है। RF वैल्यू को फुल फॉर्म बेसिकली रिटेंशन फैक्टर या रेशियो टू फ्रंट भी बोला जा सकता है। RF वैल्यू इज द रेशियो ऑफ व्हाट मैम, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सोल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट, यानी सोल्यूट ने सॉल्वेंट ने इन दोनों के डिस्टेंस का जो भी रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे मैम, उसको हम RF वैल्यू बोलेंगे। डन। इसका फॉर्मूला मैम ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सोल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड मैम RF वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास बचता है रेजोल्यूशन। अब मैम आप हमें ये बता दीजिएगा, ये रेजोल्यूशन टर्म आपने जो बताया ये क्या होता है। जब जब हम क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे हम यही देखेंगे, हाई रेजोल्यूशन हमें मिलना चाहिए, हाई रेजोल्यूशन का स्पेक्ट्रा हमें मिलना चाहिए, हाई रेजोल्यूशन का एनालिसिस हमें मिलना चाहिए। रेजोल्यूशन मस्ट बी हाई फॉर अ बेटर सेपरेशन एंड फॉर अ बेटर रिजल्ट। तो रेजोल्यूशन एक मेजरमेंट होता है ऑफ हाउ वेल टू कंपाउंड्स आर सेपरेटेड इन अ क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम। किसी भी क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम में कितने अच्छे से कंपाउंड सेपरेट हो गए हैं, कितना अच्छे से उनकी सेपरेशन आ गई है, कितना बेटर हमें रिजल्ट मिल रहा है, इसको बोला जाता है रेजोल्यूशन। डन। कितना बेटर रिजल्ट मिला, कितना बेटर सेपरेशन हुआ, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज अ रेजोल्यूशन। इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन का बेटा एक फॉर्मूला होता है मैम, क्या फॉर्मूला, रेजोल्यूशन इज इक्वल्स टू TR है यहाँ पे बेटा रिटेंशन टाइम
माइनस TR1 अपॉन W1 प्लस W2, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हमारा रेजोल्यूशन का फॉर्मूला होगा। यहाँ पे TR1 एंड TR2 क्या है मैम, पीक्स के रिटेंशन टाइम है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना रिटेंशन टाइम, वही ये रिटेंशन टाइम्स है। और जो W1 एंड W2 क्या है, विड्थ ऑफ द टू पीक्स, दोनों पीक्स की विड्थ यानी उनकी बेसिकली जैसे कि ये है मान लो पीक, अब इनकी पर्टिकुलरली ये डिस्टेंस कितनी है, विड्थ कितनी है, इसको हम W1 या W2 बोल सकते हैं। तो जो भी हमारे पास पीक्स की विड्थ होगी वो हमारे पास W हो जाएगी। TR व्हाट इज दिस मैम, दिस इज द रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम और विड्थ के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं इजीली मैम, हम बहुत ज्यादा यहाँ पर अपना रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए अगर ये चीजें क्लियर हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये रहा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। देखो भाई सबसे ज्यादा जरूरी सवाल यही है आपका, कोई भी पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी से सवाल पूछा जा सकता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, पूरा प्रोसीजर बता दीजिए इसका क्या होगा, एंड यहाँ पे स्टेशनरी फेज भी बता दीजिएगा एंड मोबाइल फेज भी बता दीजिए। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें मैंने कॉलम के बारे में सब इन्वॉल्व कर लिया, कॉलम की स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर। यहाँ के बाहर क्या ही एग्जामिनर सवाल देगा। तो ये सब आप लोगों ने अगर कर लिया तो ट्रस्ट मी बेटा इसके अलावा बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने कॉलम के प्रिंसिपल के बारे में कि ये जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है ये बेसिकली किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले तो जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है ना, इट वर्क्स ऑन डिफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ कंपाउंड। कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है मैम, ये एडसॉर्प्शन पे बेस्ड होती है, ये एडसॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। एडसॉर्प्शन हमारे पास क्या होता है याद रखिएगा बेटा, एडसॉर्प्शन जो होता है वो एक तरीके का आपका सरफेस फिनोमेना होता है। यानी कि मान लो कोई बॉल है, कोई उस बॉल को मैंने पानी के अंदर डिप किया और पानी उसके अंदर नहीं जा पाया, केवल और केवल उसकी सरफेस पे ही रह गया, इसको बोला जाता है एडसॉर्ब होना। दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज एन एडसॉर्प्शन। तो ये पर्टिकुलरली हमारा एक सरफेस फिनोमेना होता है और इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सो डिफरेंट कंपाउंड्स इन अ मिक्सचर हैव डिफरेंट एफिनिटीज, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग मिक्सचर में जो अलग अलग कंपाउंड्स होंगे उनकी एफिनिटी अलग होगी, यानी उनकी अट्रैक्शन अलग होगी स्टेशनरी फेज की तरफ। कोई स्टेशनरी फेज की तरफ ज्यादा एफिनिटी शो कर रहा होगा, कोई स्टेशनरी फेज की तरफ कम एफिनिटी शो कर रहा होगा। डिफरेंट डिफरेंट उनका बिहेवियर होगा, डिफरेंट डिफरेंट उनके इंटरेक्शंस होंगे, किसके साथ में मैम, हमारी स्टेशनरी फेज के साथ में। सो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी फेजेस आती हैं, क्या आता है इसमें समझते हैं। कंपोनेंट्स दैट आर मोर स्ट्रांगली एब्सॉर्ब ऑन द स्टेशनरी फेज मूव्स स्लोली, बहुत ध्यान से समझ लेना। ऐसे कंपोनेंट्स जो स्टेशनरी फेज से बहुत स्ट्रांगली एब्सॉर्ब होते हैं, बहुत अच्छे से कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन फील करते हैं, वो उतना ही स्लोली स्लोली मूव करेंगे। फिर से सुनो मेरी बात, ऐसे कंपोनेंट जो स्टेशनरी फेज से बहुत कस के कनेक्टेड होते हैं, बहुत अच्छे से इंटरेक्शन शो करते हैं, वो क्या करेंगे मैम, वो बहुत स्लोली स्लोली मूव करेंगे, उनका इल्यूशन बहुत देर में होगा। जबकि ऐसे कंपोनेंट्स जो लेस एब्जॉर्प्शन शो करते हैं हमारी स्टेशनरी फेज के साथ, यानी स्टेशनरी फेज के साथ जिनकी वाइब्स मैच नहीं कर रही, स्टेशनरी फेज के साथ जो हायर एफिनिटी शो नहीं कर रहे, जल्दी जल्दी मूव कर जाएंगे, जल्दी जल्दी इल्यूशन हो जाएगा। क्या करेंगे, मूव फास्टर, बहुत जल्दी जल्दी मूव हो जाएंगे। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि द कंपाउंड्स आर सेपरेटेड एज दे पास थ्रू द कॉलम। अब जैसे ये कॉलम से पास हो जाएंगे हम इनको सेपरेट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटी। जो हायर एफिनिटी रखता था वो थोड़ा देर में सेपरेट होगा, जो लोअर एफिनिटी रखता था वो जल्दी सेपरेट हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलरली सेपरेशन किस आधार पे हुआ है, कौन कौन से अलग अलग कंपाउंड्स हैं, इनकी एफिनिटी के बेसिस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ये चीजें पूछी जा सकती हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट मोबाइल फेज मैम बता दीजिए क्या होगा। देखो बेटा, मोबाइल फेज हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था कॉलम में जो मोबाइल फेज होती है वो कौन से फॉर्म में होती है मैम, लिक्विड। दिस इज अ लिक्विड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या होगा मैम, इट फ्लोज थ्रू द कॉलम। जैसे कि ये रखा है आपका कॉलम, अब कॉलम के अंदर हमने क्या बना दिया मैम, कॉलम के अंदर आपने स्टेशनरी फेज बना दिया। आप जो ऊपर से यहाँ पर डाल रहे हो मोबाइल फेज, वो कौन से फॉर्म में होती है मैम, डेफिनेटली वो हमारी लिक्विड फॉर्म में होगी। और वो धीरे 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 क्या करेगी मैम, ट्रैवल कर रही होगी। वो धीरे धीरे, उसको ट्रैवल करने में थोड़ा टाइम तो लगने ही वाला है, राइट। तो ये धीरे धीरे कॉलम में फ्लो करेगी यानी मूव करेगी। अब हमारे पास कॉमन मोबाइल फेजेस कौन सी होती हैं, दीज आर नॉन पोलर टू मॉडरेटली पोलर, यानी कि नॉन पोलर भी होती है, मॉडरेट पोलैरिटी भी शो करेंगे। जैसे कि आपका हेक्सेन हो गया, नॉन पोलर है, क्लोरोफॉर्म हो गया,
इथाइल एसीटेट हो गया, मीथेनॉल हो गया, ये सब आप ले सकते हो एज अ मोबाइल फेजेस, जो कि नॉन पोलर से स्लाइट पोलैरिटी की तरफ मूव ऑन करती हुई दिख रही है। ये सब यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या यू कैन टेक एज अ मोबाइल फेज। हेक्सेन, क्लोरोफॉर्म, इथाइल एसीटेट, मीथेनॉल, एवरीथिंग यू कैन टेक। इतनी चीजें क्लियर है क्या? देन हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर से सवाल अगर बना तो लॉन्ग में ही बनेगा, 10 नंबर का सवाल आएगा, एकदम ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले क्या होता है मैम, सबसे पहले तो हमें कॉलम का प्रिपरेशन करना पड़ता है। फेज बनाने से पहले कॉलम तो हम बनाए, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉलम का प्रिपरेशन करेंगे। क्या लेंगे? ग्लास कॉलम। यस, सबसे ज्यादा जिस कॉलम को हम फेवर करते हैं वो ग्लास कॉलम ही होता है। 99% आपको ग्लास कॉलम ही लेना है, हर जगह हर लैब में भी ग्लास कॉलम ही दिया होता है। तो ग्लास कॉलम हम लेंगे, ग्लास कॉलम को स्टेशनरी फेस के साथ फिल कर देंगे। यानी मान लो सिलिका डाल दिया या एल्यूमिना डाल दिया, सॉलिड कोई भी हम सॉलिड डाल सकते हैं, तो स्टेशनरी फेस के थ्रू हमने अपने कॉलम को फिल कर दिया। आइदर बाय वेट पैकिंग, देखो यहाँ पर दो प्रकार की पैकिंग हो सकती है, एक तो वेट पैकिंग हो सकती है, दूसरी ड्राई पैकिंग हो सकती है। अगर वेट पैकिंग है तो ये सॉल्वेंट के साथ होगी, यहाँ पे थोड़े अमाउंट में हमें सॉल्वेंट भी डालना पड़ेगा ताकि वेट हो सके। अगर ड्राई पैकिंग होगी तो ये अब्सेंस में होगी सॉल्वेंट के, यहाँ सॉल्वेंट की नेसेसिटी नहीं होती है। एंड अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन और ग्लास वूल इज प्लेस्ड एट द बॉटम टू प्रिवेंट लॉस ऑफ एड्सॉर्बेंट। कॉलम के नीचे से ये फेज निकल ना जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए या तो हम ग्लास वूल लगा देते हैं या तो हम कॉटन थोड़ी सी लगा देते हैं, राइट। तो ये हमारा कॉलम प्रिपेयर हो जाता है। तो कॉलम की प्रिपरेशन के बाद हम उसमें सैंपल की लोडिंग करते हैं। अब ये कैसे होगा? सैंपल मिक्सचर इज डिसॉल्व्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जो भी सैंपल होगा उसको सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया जाएगा और मिक्स करके हम क्या बना लेंगे, एक मिक्सचर आप बना लोगे और उस मिक्सचर को केयरफुली कॉलम में हम डालेंगे। डन। उसके बाद में हमारे पास जैसे ही मिक्सचर कॉलम में पड़ गया, अपनी एफिनिटी के बेसिस पर ये हमें इल्यूशन दिखाएगा। जो ज्यादा एफिनिटी रखेगा वो जल्दी इल्यूट हो जाए, कम देर में इल्यूट होगा, और जो हमारा कम एफिनिटी रखेगा वो जल्दी जल्दी इल्यूट हो जाएगा। देखो, द मोबाइल फेज यानी सॉल्वेंट इज एडेड फ्रॉम द टॉप। यस, हमने ऊपर से अपना सॉल्वेंट यानी मोबाइल फेज डाल दिया। जैसे जैसे सॉल्वेंट नीचे आना शुरू होगा ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर स्टार्ट्स टू सेपरेट बेस्ड ऑन देयर एड्सॉर्प्शन। हाई एफिनिटी शो करेंगे, धीरे इल्यूट होंगे, ज्यादा कम एफिनिटी शो करेंगे, जल्दी इल्यूट हो जाएंगे, और फिर इनको क्या कर लिया जाएगा, फिर मैम इनको हम बहुत ही इजीली सेपरेट कर लेंगे। देन इनका बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। तो ये तो हमने कुछ बेसिक से स्टेप देखे। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में मैम हमारा कलेक्शन होता है, यानी जो हमारा सेपरेशन मिला है, जो हमने सेपरेट कर लिया, फिर इनको कलेक्ट भी तो करना है। तो हम क्या करेंगे मैम, डिफरेंट कंपोनेंट जो इल्यूट हो चुके हैं, जो बाहर निकल चुके हैं अलग अलग टाइम पे, और ये अलग अलग टाइम को ही उनका क्या बोला जाता है मैम, इसी को उनका रिटेंशन टाइम बोला जाता है। इनको कलेक्ट कर लिया जाता है अलग अलग कंटेनर में ताकि दोबारा मिक्स ना हो जाए। देन उसके बाद इनका फाइनली हम डिटेक्शन कर लेंगे एंड द कलेक्टेड फ्रैक्शंस आर एनालाइज्ड बाय यूजिंग टीएलसी या फिर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर एचपीएलसी के थ्रू भी टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स। इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसीजर होता है एंड दिस इज हाउ एनी क्रोमेटोग्राफी वर्क्स। डन। कॉलम था, हमने कॉलम प्रिपेयर किया, पेपर होता हम पेपर पढ़ते, अगर हमारे पास टीएलसी होता तो हम अपनी टीएलसी प्लेट को प्रिपेयर कर रहे होते। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है लेकिन फिनोमेना एकदम सेम ही होता है, थोड़ा थोड़ा माइनर सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर हो गया आपका कॉलम का। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन। सेम वही सवाल, बिल्कुल सेम, लेकिन इस बार कॉलम ना करके हमें पढ़ना है टीएलसी के बारे में। ये सवाल भी बेटा इंपॉर्टेंट है आपका, टीएलसी के बारे में भी काफी सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टीएलसी इज वाइडली यूज्ड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। चाहे आपका क्लिनिकल अप्लायंसेस हो, चाहे फार्मास्यूटिकल फील्ड हो, चाहे ड्रग एनालिसिस हो, हर जगह आपकी टीएलसी का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। खैर हम एडवांटेजेस में पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सुनना। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। लिख लो कहीं पे, टीएलसी जो है वो एडसॉर्प्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। अब एडसॉर्प्शन क्या होता है, बिल्कुल अभी अभी मैंने बताया। तो ये किस पे काम करेगा मैम, ये हमारे पर्टिकुलरली एडसॉर्प्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। डिफरेंट कंपाउंड्स मिक्सचर में होते हैं जो बेसिकली जिनमें स्टेशनरी फेज एडसॉर्ब होगी। स्टेशनरी फेज यानी सिलिका जेल हम ले सकते हैं, मोस्ट कॉमनली सिलिका जेल ही ली जाती है। अब डिफरेंट रेट्स पे, जो कि बेस्ड होता है इसकी एफिनिटी पे, हायर एफिनिटी शो करेगी कि लोअर एफिनिटी।
कंपाउंड्स आर कैरिड आउट बाय अ मोबाइल फेज, यस, हम ऊपर से बेसिकली इसमें क्या डालेंगे मैम, सॉल्वेंट डालेंगे जो कि मोबाइल फेज के साथ कैरिड आउट होगा, किसी भी कैपिलरी के थ्रू हम इसको डाल सकते हैं, जिसके बाद हमें क्या मिलेगा मैम, सेपरेशन मिलने वाला है। सुनना, जो मोर पोलर कंपाउंड्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट्स, इनफैक्ट ये दोनों पॉइंट्स स्टार मार्क कर लेना, यहां से सवाल तुम्हारा बन सकता है। जो मोर पोलर कंपाउंड होंगे वो स्टेशनरी फेज के साथ हाइयर एफिनिटी शो करेंगे और बहुत स्लोली स्लोली मूव करेंगे, जबकि जो लेस पोलर कंपाउंड्स होंगे वो क्या करेंगे मैम, वो बहुत जल्दी जल्दी ट्रैवल करेंगे, काफी जल्दी से इल्यूट हो जाएंगे। डन, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये एडसॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब समझते हैं इनके प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले तो मैम प्रिपरेशन करते हैं इस बार हम टीएलसी प्लेट की। जब कॉलम के बारे में पढ़ा था तो हमने कॉलम को प्रिपेयर किया था, हम टीएलसी के बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम किसको प्रिपेयर करेंगे मैम, अब हम टीएलसी प्लेट को प्रिपेयर करोगे। सबसे पहले टीएलसी प्लेट का क्या किया जाता है मैम, टीएलसी प्लेट को साफ किया जाता है, उसको वॉश किया जाता है, वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे मैम, उसको वॉश करने के बाद आप उसको ड्राई करेंगे। तो जैसे ही वो वॉश करने के बाद ड्राई हो जाएगा, ड्राई करेंगे ताकि कोई भी उसमें इम्प्योरिटी ना रहे, जैसे ही वो हमारे पास ड्राई हो जाएगा हम वहां पे कोटिंग करेंगे। कोटिंग आप सिलिका जेल की भी कर सकते हो, एल्यूमिना की भी कर सकते हो, किसी की भी कोटिंग चलेगी वहां पे। जैसे ही हमने कोटिंग कर ली उसको फिर अब हम ड्राई होने देंगे, और ड्राई होने के लिए उसको अवन में डाल देंगे आधे घंटे के लिए। हमारी प्लेट जो होगी वो प्रॉपर ड्राई होके मिलेगी, इसको हम एक्टिवेशन ऑफ प्लेट के नाम से भी जानते हैं, यानी प्लेट हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे ही प्लेट एक्टिवेट हो गई उसको कैपिलरी के हेल्प से हम स्पॉटिंग करेंगे, उस पे स्पॉटिंग करा, स्पॉटिंग करने के बाद एक चैम्बर में रखकर उसको छोड़ दिया, आयोडीन चैम्बर मोस्टली वी यूज, एंड देन चैम्बर में थोड़ी देर छोड़ने के बाद अपने आप ही हमें फाइनल सेपरेशन दिख जाता है, फाइनल हमें वैल्यूज दिख जाती हैं कि कहां तक सॉल्यूट मूव किया, कहां तक हमारा सॉल्वेंट मूव किया, एंड दिस इज हाउ योर होल टीएलसी वर्क्स। इस तरीके से जो आपकी पूरी टीएलसी है बेटा वो काम करने वाली है। आओ समझते हैं इस बार हम इसका प्रोसीजर क्या होने वाला है। सबसे पहले मैम टीएलसी प्लेट जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लास की बनी होती है, कोट की जाती है यहाँ पर स्टेशनरी फेस के साथ, जो कि हमें सिलिका ही लेनी पड़ेगी या एल्यूमिना। देन हम उस पर सैंपल अप्लाई करते हैं, अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन इज अप्लाइड। देखो ये हमारे पास प्लेट होती है, मान लो प्लेट के ऊपर हमने एक बाउंड्री लाइन खींची, हमेशा याद रखना बिल्कुल बॉटम पे नहीं, प्लेट के थोड़ा ऊपर बाउंड्री लाइन खींचना है, जिसपे हम क्या कर देंगे मैम, जिसपे आप अपनी स्पॉटिंग कर दोगे। डन, और फिर हम स्पॉटिंग करेंगे किसके हेल्प से मैम, कैपिलरी ट्यूब के हेल्प से आप बेसिकली ये स्पॉटिंग यहाँ पर कर चुके होंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में मैम हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज डेवलपमेंट, यानी रनिंग इन द प्लेट। प्लेट में रनिंग कैसे होगा, प्लेट का डेवलपमेंट कैसे होगा, सुनो। टीएलसी प्लेट इज प्लेस्ड वर्टिकली इन अ डेवलपमेंट चैम्बर, किसी ये हमारे पास चैम्बर है और चैम्बर में वर्टिकली हमने अपनी प्लेट को रख दी। इट इज अ क्लोज्ड जार या बीकर हो सकता है, विच ऑलवेज कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मोबाइल फेज, यानी अपना सॉल्वेंट, एंड दिस सॉल्वेंट राइजेस अप द प्लेट। ये सॉल्वेंट धीरे धीरे प्लेट से ऊपर उठ के चला आता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाता है मैम, हमारा बेसिकली जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर उठ के आएगा हमें पता चल जाएगा, हमें कलर दिखाई दे जाएंगे, हम उसको पेंसिल से मार्क कर लेंगे और बस यहाँ पे हम फाइनली अपनी कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद प्लेट को ड्राई होने के लिए भी छोड़ते हैं, जैसे ही सॉल्वेंट फ्रंट रीच कर जाएगा टॉप पे, प्लेट को रिमूव कर लिया जाएगा, ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। फिर हम लोग पर्टिकुलरली इसका डिटेक्शन करेंगे। डिटेक्शन करने के लिए हम अक्सर विजुअलाइजिंग एजेंट का भी यूज करते हैं। मान लो अगर हमें कलर्स नहीं दिखाई दिए, कैसे डिटेक्शन करेंगे, तब आप डिटेक्शन करोगे विजुअलाइजिंग एजेंट के हेल्प से, और विजुअलाइजिंग एजेंट के रूप में आप यूवी लाइट भी ले सकते हो, आयोडीन चैम्बर भी ले सकते हो, आप केमिकल स्प्रे रिएजेंट्स भी ले सकते हो, जैसे कि निनहाइड्रिन ले लिया। निनहाइड्रिन स्पेसिफिकली अमीनो एसिड्स के लिए लेते हैं, ये सवाल वेरी शॉर्ट में भी बन सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि निनहाइड्रिन हमने कब लिया, हमने बेसिकली इसको अमीनो एसिड्स के लिए लिया। तो ये पर्टिकुलरली आपकी कुछ डेवलपमेंट टेक्निक हो गई। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट बात करते हैं इनके एडवांटेजेस के बारे में। लॉट ऑफ एडवांटेजेस, जैसे सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, बहुत ही छोटे से स्मॉल साइज सैंपल साइज की जरूरत होती है क्योंकि ड्रॉप करंट लगानी होती है बस हमें। रिजल्ट्स बहुत क्विक देगी, बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं होती ज्यादा, एंड कैन एनालाइज मल्टीपल सैंपल साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं आप एक बार में एक ही कर पाओ, साइमल्टेनियस कर सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक्सप्लेन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने कॉलम क्रोमेटोग्राफी पे सवाल कराया था, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल करवा चुकी हूँ, स्टेशनरी मोबाइल फेस करवा चुकी हूँ, पूरा प्रोसीजर करवा चुकी हूँ। लॉन्ग में आएगा, इसके साथ साथ तुम वो भी लिख कर आना, मार्क्स पूरे प्रॉपर मिलेंगे आपको। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, चलो देखते हैं, एक बार फिर से एक्सप्लेन दे देते हैं इसका। इट इज अ सेपरेशन टेक्निक विच इज यूज्ड टू आइसोलेट
इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, किसी भी मिक्सचर में से इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को अलग करने की इस पर्टिकुलर टेक्निक को क्या बोलते हैं मैम? इसको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे। यहाँ पर बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट हमारे एड्सॉर्प्शंस होते हैं किसी भी स्टेशनरी फेज पे, एज दे आर कैरिड आउट बाय एनी मोबाइल फेज थ्रू अ कॉलम। जब जब हमारे पास ये सारा प्रोसीजर एक कॉलम के थ्रू होगा, इस पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी को मैम हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानेंगे। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को सेपरेट किया जाता है और उन सॉल्वेंट्स को डाला कैसे जाता है? ऊपर मोबाइल फेस के साथ में आप उनको डालोगे, फिर अपनी एफिनिटी के बेसिस पर ये धीरे धीरे हमें सेपरेशन टेंडेंसी दिखाएंगे। उसके अलावा इसके ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं मैम? कॉलम क्रोमेटोग्राफी वर्क्स ऑन बेसिस ऑफ एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल, पढ़ाया था ना? एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे जिनकी एफिनिटी स्टेशनरी फेस की तरफ अलग अलग होंगी, उसी के थ्रू बेसिकली मोबाइल फेस के लिए भी अलग एफिनिटी शो करेंगी एंड सिमिलरली वो इल्यूट होंगी। जैसे अगर हमारे पास स्ट्रॉन्गली एड्सॉर्ब्ड है तो क्या होंगे मैम? बहुत स्लोली स्लोली मूव होंगे, बता चुकी हूँ ये चीज। अगर बहुत ही ज्यादा वीकली एड्सॉर्ब है तो बहुत फास्टर फास्टर इल्यूट होंगे, और इनके इल्यूशन के इस टाइम को ही क्या बोलेंगे मैम? इस पर्टिकुलर टाइम को जो इनके इल्यूशन में लग रहा है, दैट मीन्स वी कैन कॉल इट अ रिटेंशन टाइम, डिटेक्शन तक होने के लिए पूरा पर्टिकुलर टाइम। ये चीजें तो खैर मैं आपको बता भी चुकी हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास स्टेशनरी फेज कैसी होती है, ये पर्टिकुलर टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से समझ लेना। यहाँ अगर आप स्टेशनरी फेज के बारे में बात करोगे, कॉलम में हमेशा सॉलिड होगी, जैसे सिलिका जेल हो गया या फिर एल्यूमिना हो गया। अगर मोबाइल फेज के बारे में बात करोगे, ये पर्टिकुलरली लिक्विड फॉर्म में पाई जाएगी, जैसे कि हेक्सेन हो गया, क्लोरोफॉर्म, इथाइल एसीटेट, मीथेनॉल एटसेट्रा। सिमिलरली अगर आप कॉलम के बारे में बात करोगे, ग्लास कॉलम लेना है, याद रखिएगा। और ये ग्लास कॉलम लेंगे आप, वो हमेशा एक स्टॉप कॉक एंड एट द बॉटम ही लेना है। प्लास्टिक कॉलम ज्यादा नहीं लेते, बिल्कुल भी यूज नहीं करते, इनफैक्ट आजकल ग्लास कॉलम ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक बार इसके प्रोसीजर के बारे में। इजी है मैम ये। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम अपने कॉलम को प्रिपरेशन करेंगे। कॉलम को स्टेशनरी फेस के साथ पैक कर दिया जाता है और फिर उसमें क्या होता है मैम, नीचे से एक कॉटन का या फिर प्लास्टिक का वूल लगा देंगे जिससे हमारा इल्यूशन ना हो। देन सैंपल लोड करते हैं, सैंपल मिक्सचर को डिसॉल्व करते हैं छोटे छोटे अमाउंट में और मोबाइल फेस के साथ उसकी पोरिंग कर देते हैं कॉलम के अंदर। देन इल्यूशन कैसे होगा मैम? मोबाइल फेस टॉप से हमने डाल दिया, फिर अब इल्यूशन उनकी एफिनिटी के बेसिस पर होगा। अगर ज्यादा एफिनिटी शो कर रहा है तो धीरे धीरे इल्यूट होंगे, कम एफिनिटी शो कर रहा है तो एकदम जल्दी से इल्यूट होके चले जाएंगे। देन हमारे पास कंपाउंड सेपरेट हो गए हैं, उनके बॉन्ड्स उनकी एफिनिटी के बेसिस पर उन सेपरेटेड कंपाउंड को अलग अलग कंटेनर में हम स्टोर कर लेंगे। देन पर्टिकुलरली उनको हम इजिली सेपरेट आउट कर देंगे। इस तरीके का हमारा पूरा प्रोसीजर चलता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डिफरेंसेस बिटवीन पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड टीएलसी, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जिसके एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। यहाँ पे हमें पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड टीएलसी में डिफरेंस बताना है। मैम बताइए दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सुनो, सबसे पहले स्टेशनरी फेज। पेपर क्रोमेटोग्राफी में मैम जो पेपर होता है वो जो सेल्यूलोज फाइबर से मिलकर बना होगा, थोड़ी देर पहले बताया था, याद करो, वही स्टेशनरी फेज के जैसे काम करता है। डन। टीएलसी में क्या होता है मैम? टीएलसी में जो सिलिका जेल एंड एल्यूमिना होता है प्लेट के ऊपर, वो स्टेशनरी फेज के जैसे काम करता है। क्लियर? दोनों ही बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होना प्रेफर करेंगे। मोबाइल फेज कैसी होती है मैम? मोबाइल फेज यहाँ पे भी सॉल्वेंट होगी, यहाँ पर भी सॉल्वेंट। ये आपकी बेसिक ऑर्गेनिक कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हो, जैसे कि हेक्सेन ले लिया, क्लोरोफॉर्म ले लिया, एल्कोहल ले लिया, कुछ भी ले सकते हो। सपोर्टिंग मटेरियल, देखो जब जब पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करते हैं, यहाँ जो सपोर्टिंग मटेरियल होता है वो फिल्टर पेपर होता है, जो किससे मिलकर बना होता है मैम? जो सेल्यूलोज फाइबर से मिलकर बना होता है। जबकि टीएलसी में सपोर्टिंग मटेरियल यहाँ पे मैम ग्लास, एल्यूमिनियम या फिर जो प्लास्टिक की आपकी प्लेट है वो सपोर्टिंग मटेरियल की तरह काम करेगी। सिमिलरली सेपरेशन प्रिंसिपल का क्या सीन है? ये पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है ना मैम, वो पार्टीशन प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, जबकि ये वाली पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी किस पे बेस्ड है? ये मैम एडसॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो दोनों के प्रिंसिपल अलग हैं। पेपर पार्टीशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है एंड दिस इज बेस्ड ऑन एडसॉर्प्शन प्रिंसिपल। ये सवाल 100% बनने के चांसेस हैं। स्पीड ऑफ सेपरेशन, पेपर में मैम स्पीड काफी ज्यादा स्लो रहेगी, कंपैरेटिवली टीएलसी में ये काफी ज्यादा फास्ट रहती है। सेंसिटिविटी अगर देखोगे तो पेपर, क्योंकि काफी स्लो टेक्निक है, ये बहुत ही लेस सेंसिटिव है, जबकि अगर टीएलसी के बारे में बात करोगे दिस इज मोर सेंसिटिव। नेक्स्ट, अगर आप आरएफ वैल्यू की एक्यूरेसी की बात करोगे तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है बेटा वो आपकी लेस एक्यूरेट होती है, जबकि अगर आप ये इसकी बात करोगे तो ये ऑब्वियस सी बात है मोर एक्यूरेट होगी।
सिमिलरली अगर सैंपल साइज, तो जब जब हम पेपर लेंगे तब तब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल साइज लेना पड़ेगा, लार्जर सैंपल लेंगे स्मॉलर से काम नहीं चलता। जबकि आप अगर टीएलसी के बारे में बात करो तो अगर आप स्मॉलर सैंपल साइज भी लोगे तो भी चलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं होता। अगर आप डिटेक्शन के बारे में देखेंगे तो यूजुअली केमिकल रिएजेंट्स के साथ या यूवी लैंप में हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, जबकि टीएलसी में भी हमें यूवी लाइट के साथ साथ आयोडीन वेपर, केमिकल स्प्रेज, ये सब चाहिए रहता है। रेजोल्यूशन, मैम इसका रेजोल्यूशन काफी ज्यादा कम होता है, जबकि इसका रेजोल्यूशन, टीएलसी का रेजोल्यूशन काफी ज्यादा बेस्ट होता है। टीएलसी का रेजोल्यूशन हाई है, इसी वजह से इसका मोस्ट ऑफ द फील्ड्स में आजकल यूज किया जा रहा है। उसके बाद में रीयूजेबिलिटी, मैम जो पेपर है उसको आप एक बार यूज करने के बाद रीयूज नहीं कर सकते, दैट इज नॉट वर्थ इट। लेकिन जो टीएलसी प्लेट होती है उसको आप वॉश करने के बाद रीयूज कर सकते हो। तो जो टीएलसी है इसमें रीयूजेबिलिटी है। पेपर खराब हो जाता है, वो दोबारा यूज करने लायक नहीं होता, उसमें कोई रीयूजेबिलिटी नहीं होती। सिमिलरली एप्लीकेशंस, अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर, जैसे कि अपनी सिंपल और एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। इसका यूज हम लैब्स में क्वालिटेटिव एनालिसिस, प्योरिटी चेक बहुत जगह किया जाता है। तो कंपैरेटिवली एप्लीकेशंस इसके ज्यादा हैं एज कंपेयर टू दिस। लेकिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से सवाल आपके काफी अच्छे से बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब जो हम पेपर पढ़ रहे थे, इस पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके और क्या क्या इनकी लिमिटेशंस हैं, दोनों पढ़ते हैं। सुनो, सबसे पहले हम एडवांटेजेस के बारे में जाएंगे। तो ये सिंपल होता है और इनएक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता, एकदम सिंपल सा मेथड होता है, बस पेपर ही तो चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए। तो हमें बेसिकली सिर्फ एक बेसिक मटेरियल चाहिए होते हैं, जैसे कि फिल्टर पेपर हो गया, सॉल्वेंट हो गया, कोई एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चाहिए। एंड इजी टू परफॉर्म, बहुत ही इजी होता है, मैंने क्लास में परफॉर्म करके भी दिखाया था। आपने अगर मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप देखिएगा, आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देखना, पूरा परफॉर्म करके दिखाया है मैंने। तो बिगिनर्स के लिए या एजुकेशन लैब्स के लिए बहुत ईजी होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है इसका। एंड अगर यहाँ पर देखेंगे तो मिनिमम सैंपल रिक्वायरमेंट, सैंपल की भी रिक्वायरमेंट एकदम मिनिमल होती है। सो बेसिकली ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द सैंपल चाहिए होता है। गुड फॉर पोलर कंपाउंड्स, ये सबसे खास बात है इसकी कि पोलर कंपाउंड्स के लिए दिस इज द बेस्ट टेक्निक, क्योंकि इट इज इफेक्टिव इन सेपरेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गए, शुगर्स हो गए, उनके डिफरेंट डिफरेंट पोलर डेरिवेटिव्स हो गए, इन सभी के सेपरेशन के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। नेक्स्ट अगर देखेंगे, यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, यस क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है ये, एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है ये। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसके एडवांटेजेस हैं। अगर पूछा जाए और आप ये सब लिख कर आओगे ना, ट्रस्ट मी बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, इतना सब आप अच्छे से मेंशन करके आना। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी लिमिटेशंस के बारे में कि मैम इसके थोड़े ड्रॉबैक भी बता दो। चलो ड्रॉबैक भी समझ लेते हैं। पहला ड्रॉबैक तो ये है कि यहाँ पर लिमिटेड क्वांटिटेटिव यूज, क्वांटिटेटिवली यूज की जा सकती है लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती। सिमिलरली लिमिटेड डिटेक्शन सेंसिटिविटी, ये भी काफी ज्यादा लिमिटेड होगी। कैन नॉट डिटेक्ट वेरी स्मॉल अमाउंट, हाँ स्मॉल अमाउंट चल जाएगा, लेकिन अगर आप माइक्रो साइज के अमाउंट्स लोगे, उसका सैंपल लोगे, उनके डिटेक्शन में यहाँ पर दिक्कत आती है, बहुत स्मॉल अमाउंट का डिटेक्शन करना मुश्किल होता है। ओनली फॉर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ये इसका सबसे बढ़िया पॉइंट है, सबसे बढ़िया ड्रॉबैक है कि ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए ही यूजफुल टेक्निक होती है। नॉट सुटेबल फॉर नॉन पोलर, या सीधी सी बात है, वाटर सॉल्युबल के लिए होगी तो नॉन पोलर वोलेटाइल किसी के लिए भी यूजफुल नहीं होने वाली। सिमिलरली नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल सेपरेशन, अगर आपको लार्ज स्केल सेपरेशन करना है ये यूजफुल नहीं होंगी। देन बेस्ट फॉर स्मॉल स्केल, यस लार्ज स्केल के लिए नहीं है बट स्मॉल स्केल के लिए बेस्ट होता है। एंड वेरिएशन इन पेपर टाइप कैन अफेक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी, अगर हम पेपर के टाइप में वेरिएशन लाएंगे तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी अफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आ गए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड क्रोमेटोग्राफी। देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस से सवाल 100% तुम्हारे सिलेबस में बनेगा। क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ पर ये भी चीज समझ आ जाएगी। क्रोमेटोग्राफी से किस तरीके से कंपेयर करेंगे ये भी तुम्हें समझ आ जाएगा। चलो देखते हैं।
सबसे पहले तो दोनों के प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी मैम सेपरेशन होगा, लेकिन यहाँ ऐसा सेपरेशन नहीं होगा। ये जो सेपरेशन होगा वो बेस्ड होगा इलेक्ट्रिकल चार्ज पे और मॉलिक्यूल के साइज पे। यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो सेपरेशन है वो मॉलिक्यूल के साइज और इलेक्ट्रिकल चार्ज पे डिपेंड करता है, जबकि यहाँ पे किसी पे डिपेंड नहीं करता है, केवल स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज की तरफ एफिनिटी पे डिपेंड करता है बस। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है मैम? इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होती है वो ड्राइविंग फोर्स है, बताया हुआ भी है मैंने आपको, जबकि यहाँ पे कैपिलरी एक्शन या सॉल्वेंट का फ्लो होना ड्राइविंग फोर्स होता है। टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में बात करोगे तो जितने भी इलेक्ट्रोफोरेसिस में चार्ज्ड बायोमोलिक्यूल्स लिए जाते हैं, जैसे जैसे बेटा आपका प्रोटीन्स हो गया, जैसे डीएनए हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गया, जबकि क्रोमेटोग्राफी ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो कैसा भी कंपाउंड हो सबके सेपरेशन के लिए यूज कर ली जाती है। अगर सेपरेशन का बेसिस देखेंगे तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में द सेपरेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, साइज एंड द मास ऑफ द मॉलिक्यूल, जबकि यहाँ पे क्या होता है मैम? यहाँ डिपेंड करती हैं चीजें पोलैरिटी पे, पोलर है कि नॉन पोलर है, यहाँ डिपेंड करती हैं एड्सॉर्प्शन पे, पार्टीशन पे। देखो कुछ का प्रिंसिपल पार्टीशन था, कुछ का प्रिंसिपल एड्सॉर्प्शन था, मॉलिक्यूलर साइज पे भी, तो दोनों के बेसिस बिल्कुल अलग होते हैं। मीडियम के बारे में बात करोगे तो यहाँ कौन सा मीडियम लिया जाता है? यहाँ पे मैम आपका जेल हो सकता है, पेपर हो सकता है जैसे कि एग्रोज हो गया, पॉलीअक्राइलमाइड हो गया, जबकि यहाँ पे हम सॉलिड स्टेशनरी फेज लेंगे एंड लिक्विड या फिर गैस मोबाइल फेज लेते हैं। डिटेक्शन मेथड, इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डिटेक्शन मेथड होगा आइदर इट इज स्ट्रेनिंग, आइदर इट इज यूवी लाइट और फ्लोरेसेंस, जबकि यहाँ पे हमारा यूवी लैंप, आयोडीन चैम्बर, केमिकल स्प्रे, विजुअलाइजिंग एजेंट कोई भी ले सकते हैं। अगर हम इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ इक्विपमेंट कैसे यूज किए जाते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैम पावर सप्लाई की जरूरत होती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर की जरूरत होती है, जबकि यहाँ पे हमारा सिंपल सा सेटअप चाहिए होता है, टीएलसी है तो टीएलसी का, कॉलम है तो कॉलम का, नॉर्मल सा। अगर हम एप्लीकेशन एरिया देखेंगे तो इसका यूज बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी की जितनी लैब्स होती हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस भी उनका बेसिस होगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में काफी ज्यादा यूज होता है, जबकि इनका अगर हम यूज देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ड्रग टेस्टिंग हो गई, इन सब जगह इनका यूज करते हैं। तो ये हमने कुछ टर्म्स पढ़ लिए रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड क्रोमेटोग्राफी। यहाँ से इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में कंप्लीट आइडिया मैंने तुम्हें बताया क्या होता है, इसके बारे में बताया। अब सवाल कैसे भी घुमा के वो दे, तुम्हें पता है इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इसके सब कुछ पता है तुम्हें, डन। तो तुम सवाल छोड़ के मत आना, सारा कॉन्सेप्ट यहीं से बिल के आपको मिलेगा। ओके, सवाल भी बन गया हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इसका प्रिंसिपल बताइए। सुनिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक लेबोरेटरी टेक्निक होती है जिसकी वजह से हम जिस बेसिस पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में चार्ज्ड मॉलिक्यूल को सेपरेट किया जाता है। अब ये चार्ज्ड मॉलिक्यूल तुम्हारे प्रोटीन हो सकते हैं, डीएनए हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकते हैं, इनको हम सेपरेट आउट करते हैं। किसके बेसिस पर मैम इनका सेपरेशन होता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, their electrical charge by applying electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना, इलेक्ट्रिकल चैम्बर के बिना ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, वो रिक्वायर्ड होते हैं। एंड इट इज वाइडली यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी एज वेल एज क्लिनिकल लेबोरेटरीज फॉर द पर्टिकुलर एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल लेना भाई इसके प्रिंसिपल के आगे, ये सवाल तुमसे 100% पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो मैम इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ना वो चार्ज्ड पार्टिकल्स के मूवमेंट पे बेस्ड होता है। ये कि किसी भी फ्लूइड में और जेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस लाना मत भूलना। जब कोई इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई की जाती है, जितने भी निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होंगे वो कहाँ पे मूव करेंगे मैम? निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल पॉजिटिव वालों की तरफ मूव करने लग जाते हैं, एंड जो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल होंगे वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव ऑन करने लग जाते हैं। ये प्रिंसिपल बहुत अच्छे से याद रखना। पॉजिटिव वाले निगेटिव की तरफ मूव करते हैं, निगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब द रेट ऑफ माइग्रेशन, अब इनका जो माइग्रेशन का रेट है वो किस पे डिपेंड करता है मैम? अ लॉट ऑफ थिंग्स पे, जैसे कि एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के साइज पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूल की शेप पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूल्स के चार्ज पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो वो कितनी ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग मीडियम, जैसे आप एगरोज ले रहे हो, पॉलीअक्राइलमाइड जेल ले रहे हो,
क्या ले रहे हो, इन सभी पे बेसिकली हमारा माइग्रेशन का रेट काफी ज्यादा डिपेंड करता है। तो साइज हो गया, चार्ज हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, इन सबको आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि इन सभी पे हमारा ये बहुत ही अच्छे से डिपेंड करेंगी चीजें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। राइट नोट ऑन थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये एक टाइप है, इसकी पूरी थ्योरी एंड वर्किंग पूछा है, आओ बताते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है मैम जिसके वजह से हम सेपरेट करते हैं अपने चार्ज्ड बायोमोलिक्यूल्स को ही, जैसे कि मैम डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गया। किसके बेसिस पर मैम? उनके साइज के बेसिस पर और इनमें चार्ज के बेसिस पर, बाय यूजिंग अ जेल मैट्रिक्स एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आप जेल मैट्रिक्स और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके ये पर्टिकुलर सेपरेशन फॉलो अप करोगे। ये बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है इसका मैम? जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, चार्ज मॉलिक्यूल जेल से जेल के थ्रू माइग्रेट होने लगते हैं। डन। एंड निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स जो होंगे जैसे डीएनए एंड आरएनए, वो एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट शो करेंगे, और जो हमारे जेल होगा वहां पे वो मॉलिक्यूलर सीव के जैसे एक्ट करता है, विच अलाउज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर देन द लार्जर वन। यानी जो हमारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो मूवमेंट होगा बेटा वो काफी ज्यादा फास्ट होगा एज कंपेयर टू लार्जर मॉलिक्यूल। तो ये माइग्रेशन हमेशा याद रखिएगा, किसका फास्ट किसका स्लो। एंड द सेपरेशन की वजह से किसमें डिफरेंस आते हैं मैम? बेसिकली सेपरेशन होगा मॉलिक्यूल के चार्ज की वजह से, सॉरी मॉलिक्यूल के साइज की वजह से, चार्ज की वजह से, शेप, पोर साइज, इन सभी में डिफरेंस की वजह से हमारे पास ये सब देखा जाता है। नेक्स्ट मेथडोलॉजी के अगर हम बात करें या वर्किंग के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप अपने जेल को प्रिपेयर करने वाले हो, क्योंकि जेल मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जेल को प्रिपेयर किया जाता है किन सब्सटेंसेस के थ्रू मैम? अगर रोज जेल डीएनए आरएनए के लिए करोगे, पॉलीअक्राइलामाइड जेल का यूज आप करेंगे प्रोटीन्स के लिए। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी शॉर्ट में ये बहुत आराम से एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है। इस जेल को एक ट्रे में डाल दिया जाता है जहां से हम सैंपल लोडिंग करने हैं उसके लिए। फिर पर्टिकुलर सैंपल लोडिंग के लिए जो सैंपल है उसको लोडिंग डाई के साथ मिक्स करके हम बेसिकली अप्लाई कर देंगे। एंड देन यूज होगा बफर सिस्टम। बफर सिस्टम में एक सुटेबल इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर होता है विच इज एडेड फॉर द कवरेशन ऑफ जेल। एंड इसके अलावा जो बफर है इट ऑलवेज कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। याद रखना है, बफर की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट कंडक्ट हो रहा है एंड मेंटेन्स पीएच स्टेबिलिटी। तो ये जो बफर है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सवाल यहां से भी बन सकता है बफर का क्या रोल है, ये दोनों लाइन लिख के आनी है अगर बफर का रोल पूछा गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उसके बाद क्या होगा मैम? रनिंग होती है जेल की। जेल ट्रे को पावर सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है वैसे ही जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होंगे वो वेल्स के नियर रहेंगे एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड जो होंगे वो अपोजिट एंड पे रहेंगे, बिल्कुल अपोजिट एंड पे। एंड द निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स कहां पे मूव करेंगे मैम? पॉजिटिव की तरफ इनका मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। डन। सेपरेशन किसके वजह से होगा मैम? जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होंगे वो बहुत जल्दी मूव ऑन करेंगे, बहुत जल्दी मूव करेंगे, जबकि जो लार्जर फ्रेगमेंट होंगे वो बहुत कम डिस्टेंस पे जाएंगे और बहुत स्लोली उनका मूवमेंट होने वाला है। अच्छा, इनको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं मैम? इनको बेसिकली इथीडियम ब्रोमाइड से अगर आरएनए डीएनए को करना है तो अगर हम बेसिकली कोमा सी ब्लू ले सकते हैं या फिर सिल्वर का स्टेन भी ले सकते हैं। किसके लिए? ये पर्टिकुलरली मैम आप प्रोटीन्स के लिए इनका यूज करोगे। ओके ऑल राइट देन, दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। हमने यूनिट 3 के 10 क्वेश्चंस डिसाइड करे और इन 10 क्वेश्चंस में से यकीन मानो तुम्हारे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो एग्जाम देके आइएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि इन 10 सवाल में कितने सवाल, कितने कॉन्सेप्ट फंसे आपके। मैंने ट्राई किया है कि पूरी यूनिट में इन 10 क्वेश्चन के मीडियम से आपको सॉल्व करवा सकूं। कंप्लीट यूनिट यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करी है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो जरूर से लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कॉमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। Thank you.